हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके अकाउंटिंग इक्वेशन मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर करवा चुकी हूँ अकाउंट्स में। उसके अलावा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ। और आज थोड़ा सा थ्योरी ले लेते हैं क्योंकि आपको थ्योरी का पार्ट भी थोड़ा टफ लग रहा है। तो आज हम करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और बेटा, ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर के बेसिस पे आपके आगे की अकाउंटिंग भी बेस है। इसलिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करवाने के बाद मैं आपके जर्नल एंट्रीज रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लूंगी, चैप्टर नंबर 6। तो पहले आज कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में। तो बिना भूले लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, तो वो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में, और उस नोट्स के बेसिस पे हम फटाफट चैप्टर 3 का रिवीजन कर डालते हैं। तो चलो, चैप्टर 3 का नाम है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रूल्स ऑफ द गेम्स है, ये अकाउंटिंग रूल्स है जिसके ऊपर आप पूरी अकाउंटिंग करते हो। यानी कैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना, कैसे लेजर्स बनती है, कैसे कैश बुक बनता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये सब डिपेंड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो सबसे पहले इसमें हम वर्ड पढ़ते हैं गैप। तो व्हाट इज गैप? गैप इज अ जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये रूल्स है और क्या है? गाइडलाइंस है। ये रूल एंड गाइडलाइंस है जो सभी के अकाउंटिंग में क्या लाते हैं? यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। अगर आप सभी लोग सेम अकाउंटिंग, सेम रूल्स, सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो क्या होगा? सभी के अकाउंट्स एक जैसे होंगे, सभी एक ही रूल्स फॉलो करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? GAAP। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहलाते हैं। क्यों? इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनको क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया है। एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। यानी कोई नॉन कॉमर्स का बंदा है तो बताओ क्या वो बिजनेस नहीं कर सकता? यस मैम, कर सकता है। नॉन कॉमर्स का बंदा, अनएजुकेटेड बंदा भी कर सकता है। तो इनको इस तरीके से मैनेज किया गया है कि भले वो नॉन कॉमर्स का हो, भले अनएजुकेटेड हो, वो भी आराम से समझ सके कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, इस साल बिजनेस के खर्चे कितने हुए, कौन से एरिया में कितने खर्चे हुए, बिजनेस के एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो इनको इसी हिसाब से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब फीचर्स क्या है? फीचर्स आप बोलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के? तो पहला है मैन मेड। किसने बनाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कौन कह रहा है आपको कि आपको ये वाले रूल्स या ये वाले गाइडलाइंस फॉलो करने हैं? तो ये किसने बनाया? मैन मेड है। ICI हमारे लिए ये रूल्स बनाती है। तो मैन मेड है बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो या फिर जो कमिटी के मेंबर्स है, जिन्होंने बहुत सालों तक एक्सपीरियंस लेके ये फील किया कि ये चीजें इस तरीके से रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और अगर इस प्रॉपर तरीके से, इस सिस्टमैटिक वे से अगर चीजों को रिकॉर्ड किया जाए तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के या बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स है, उनको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कुछ ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो मैन मेड है, based on a practical experience, not an absolute law. Why they are called as not an absolute law? ये प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडलाइंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिजनेस को 101% यही फॉलो करना है। वो क्या बोल रहे हैं? आप अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, या आपका बिजनेस कुछ अलग टाइप का है, या उसमें कुछ और रूल्स लगते हैं, तो आप वो फॉलो करते हुए, या इन जो प्रिंसिपल्स है, ये जो गाइडलाइंस है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हुए अपने नेचर ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है? इसलिए ये कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, मतलब एक फिक्स लॉ नहीं है जो आपको एज इट इज फॉलो करना है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिटन इन द लॉ, दे आर द प्रिंसिपल्स। और ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देखो फीचर, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब दे चेंज विद द टाइम। जैसे GST आया है, तो अभी कुछ लॉज में, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या किया गया? चेंजेस किया गया GST के बाद। बिजनेस एनवायरनमेंट
कोरोना पीरियड आया था, उसके बाद कुछ चीजें बदल गई इन्वायरमेंट में या बिजनेस में, तो आप अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। और ये क्या है, इनके 3 क्राइटेरिया होते हैं। जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जर्नली सभी को एक्सेप्ट करने होते हैं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। तो इसके 3 क्राइटेरिया जो मीट होने चाहिए। पहला, रेलिवेंस, जो आपके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये प्रिंसिपल्स जो आप फॉलो कर रहे हो, ये आप क्यों फॉलो कर रहे हो, ताकि आपके अकाउंट्स, आपका फाइनेंशियल डेटा, आपका फाइनल अकाउंट्स, वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। किसको, जर्नल पब्लिक को, या मैं बोल दूं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ्री फ्रॉम बायस। तो उन्होंने प्रिंसिपल कुछ ऐसे फॉलो करते हुए बनाया है कि वो उनमें कोई भी किसी प्रकार का बायस नहीं कर सकता। जैसे ओनर का बिजनेस है तो वो हमेशा क्या सोचेगा कि मैं तो एसेट्स हमेशा ज्यादा ही दिखाऊं, पर जैसे आप रूल्स फॉलो करोगे एसेट ज्यादा दिखा ही नहीं पाओगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों बनाए गए, ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई भी बायस्ड ना हो, किसी भी ट्रांजेक्शन के प्रति आप क्या नहीं रहे, बायस नहीं रहे। और ये क्या होने चाहिए, फिजिबल। फिजिबल मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल, सबकी पहुंच में। कोई कई आपने देखे कई सॉफ्टवेयर, कई एप्लीकेशंस ऐसे होती है जो हम इजीली यूज नहीं कर पाते, दे आर टफ टू यूज। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, वो क्या बनाए गए, फिजिबल बनाए गए। इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल। ओके, सो देयर आर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल, 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, सबसे बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो आपको बिजनेस करते हुए फॉलो करना है। पहला, पहले ये बताओ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी हम आपको बाद में पढ़े। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है बिजनेस अपने आप में एक अलग व्यक्ति है और ओनर बिजनेस से एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट बिजनेस है, सेपरेट व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। यही रीजन है बिजनेस, ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है कैपिटल का, उसको हम एज अ लाइबिलिटी दिखाते हैं। ओनर भी बिजनेस का ओनर है और बिजनेस भी उसी का है, तो फिर जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाते हैं उसे एज अ लाइबिलिटी क्यों दिखाते हैं, क्योंकि while writing an accounts you will treat an owner as a separate person from a business entity। entity मतलब firm, business। तो business से आपको owner को एक अलग व्यक्ति मानना है। तो अगर वो अलग व्यक्ति है तो owner business में जो पैसा लगाता है वो एक तरीके से उस बिजनेस की क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी मतलब बिजनेस जब क्लोज होगा तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो उसको उतना पैसा ओनर को देने के लिए वो जवाबदार है। ओके, चलो, गोइंग कंसर्न, तो पहला अकाउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल असम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न, जैसा नाम वैसा काम। गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग यानी, बोलो गोइंग यानी चलता रहेगा, तो गोइंग यानी चलते रहना। तो वेन एवर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर रहनी चाहिए, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये बिजनेस मेरा लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचते कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कि मैं 2 साल, बस मेरे को 2 साल टाइम पास करना है इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फिर 2 साल बाद बंद कर दूंगा। क्या आप ऐसा सोचते हो क्या, नहीं। तो whenever you start any business you have to think about that business or a concern that business will continue for a longer period or for a foreseeable period, यानी एक लंबे फ्यूचर पीरियड के लिए वो बिजनेस आपका चलता रहेगा। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। ओके, गोइंग मतलब चलते रहना। तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीनेबल पीरियड, तो बिजनेस एक लंबे पीरियड तक चलता रहेगा। वाई वी डोंट ट्रीट, और यही रीजन है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। डू यू नो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चे, बिजनेस के खर्चे, तो बिजनेस के खर्चों को 2 टाइप में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के रूटीन खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर
जो आप एसेट परचेज करने के लिए जो खर्चे करते हो उनको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ये मेरा बिजनेस है श्रीधर का, इसके लिए अब मैं कोचिंग देती हूँ, कोचिंग क्लास है, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो अगर मैंने एसी खरीदा तो दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं आपको नोट्स, जो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं बच्चों को स्पाइरल फॉर्म में देती हूँ, तो ये मेरा, या फिर मैं अभी जो सर्विसेज दे रही हूँ या बच्चों को जो सर्विसेज देती हूँ वो मेरे कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, वो मेरे रेवेन्यू रूटीन के एक्सपेंडिचर होंगे। तो why we treat a capital expenditure, why we didn't treat it as a revenue expenditure, मतलब उस खर्चे को, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है, उस पूरे खर्चे को आप उसी साल में राइट ऑफ नहीं करते हो। वाई? क्योंकि आप ये मान रहे हो ये एसेट आपकी जितने लंबा बिजनेस चलेगा उतने लंबे पीरियड तक चलती रहेगी। समझ में आया? तो जैसे मैंने एसी खरीदा, अब मुझे लगता है एसी 10 साल तक तो चलेगा, तो इसका मतलब मेरा बिजनेस भी 10 साल तक चलेगा। तो एसी का जो खर्चा होगा वो मैं इस साल में पूरा राइट ऑफ नहीं करती, उसको पूरा इस साल का खर्चा नहीं मानूंगी, उसे मैं कितने सालों में राइट ऑफ करूंगी? 10 ईयर्स में राइट ऑफ करूंगी। तो मान लो एसी अगर मेरा 50,000 का आया तो 50,000 डिवाइड बाय 5, तो इस साल खाली मैं 5,000 का खर्चा मानूंगी और एसेट के रूप में दिखेगी 45,000। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 5,000 एसेट के रूप में दिखेगा 40,000। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स का, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी, यानी आपको बिजनेस को क्या मेंटेन करना है? रेगुलर बेसिस मेंटेन करना है किसी भी बिजनेस में। अगर मानो मेरे घर का एसी खराब हो गया था, मैंने उस एसी को बेच दिया, क्या वो मेरी रेगुलर एक्टिविटीज है? क्या वो मेरा बिजनेस है? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि वो मेरी रूटीन एक्टिविटी नहीं है। अगर एक बार कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो 1 टाइम के लिए या 2 टाइम के लिए, साल में एक बार करते हो या 2 बार करते हो, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस में क्या मेंटेन करनी है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, यानी कंटिन्यूटी, यानी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। तो वन अ मेथड, देखो अब कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि कुछ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू में, जैसे मैंने बताया मेरा श्रीधर का बिजनेस है और एसी मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। फर्नीचर मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। अब एसेट की वैल्यू में क्या बोला, मैंने एसी खरीदा 40,000 का, 2 साल बाद आप एसी खराब हो गया, मैं आपको बेचना चाहती हूँ, आप 40,000 पे खरीदोगे? बताओ, कमेंट में लिखो यस और नो। नो मैम, हम नहीं खरीदेंगे 40,000 में, एक तो खराब है ऊपर से 2 साल यूज करा हुआ। तो ड्यू टू यूज, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन फैशन, इन सब रीजंस के कारण आपकी एसेट की कॉस्ट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और एसेट की प्राइस में जो रिडक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन ड्यू टू यूज या किसी भी रीजन से, तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लेकिन दिस इज एन एक्सपेंडिचर, खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस आप कैसे क्लेम करोगे? आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा इस साल फर्नीचर की वैल्यू 10% रिड्यूस हो गई है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 दिया गया है हमारे डेप्रिसिएशन के लिए, तो उसमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, एनयूटी मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स है। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसएलएम। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। डब्ल्यूडीवी, देखो स्क्रीन पे डब्ल्यूडीवी लिखा हुआ है, डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आप एक कोई भी मेथड लगा सकते हो, एन्युटी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो आपने अगर एसएलएम लगाया है तो हम ये मानेंगे कि ये मेथड, अब जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक आप यही मेथड फॉलो करोगे बिजनेस में। तो आप बोलोगे मैम इसका मतलब हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते? जैसे मैंने फर्नीचर पे एसएलएम लगाया, तो अब मैं फर्नीचर पे जब तक कंटिन्यू रहूंगी तब तक मैं यही फॉलो करूंगी? तो नहीं, आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। ड्यू टू सम, उन्होंने कुछ रीजंस लिखे हैं, उन्होंने कुछ क्लॉजेस लिखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कि आप ये रीजन में फॉलो होते हो तो आप चेंजेस कर सकते हो। और दूसरा, ध्यान से सुनो,
चेंजेस का इफेक्ट जब एसेट परचेज की थी ना तब से देना पड़ेगा अगर आप चेंज कर रहे हो तो। यानी आप पहले एसएलएम फॉलो करते थे, अब आप डब्ल्यूडीवी फॉलो करना चाहते हो तो आप चेंजेस का इफेक्ट तब से देना पड़ेगा जब से एसेट परचेज की थी, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन से। अंडरस्टूड? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लिखा गया है। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि वन मेथड यू हैव चूजन फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, strictly you have to follow that method only for a foreseeable future. It means till the business will continue. Okay, चलो नेक्स्ट है अक्रूवल मेथड। अक्रूवल मेथड क्या बोलता है? ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी मैंने आपको बताया था, दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस